हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक केमिस्ट्री विद जया क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने कुछ पहले की वीडियोस पे इस चैनल पे देखा कि हम लोगों ने क्लास 12 के सॉल्यूशंस के चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़े। आने वाले टाइम में हम उन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेसिफिकली कौन सी क्लास के लिए है? क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th पे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आप लोगों को कि हम इस चैनल पे थ्रू आउट द चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम उन टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज फेस करते हैं स्टूडेंट को। स्पेसिफिकली यहाँ पे इस चैप्टर में जो डिफिकल्टी फेस करने वाला फर्स्ट टॉपिक जो होता है, जहाँ पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, वो होता है टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। बच्चे इसको काफी रटते हैं, फॉर्मुलेज को याद करते हैं, और लेकिन इस टॉपिक का जो एसेंस है मेन, उसको वो समझ नहीं पाते। मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के द्वारा कि आप लोगों को इस टॉपिक को बेहतर तरीके से बता पाऊं, इजीली आपको समझा पाऊं, और कम से कम फॉर्मूले आपको याद करा के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊं। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स को पहले समझना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म जो होती है वो होती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को समझना पड़ता है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म समझ में आनी चाहिए ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास आपको समझ में आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट से पहले। एंड थर्ड टर्म है आपके यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटॉमिक मास समझ में आ गया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी समझ आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तीन चीजें आप समझ जाते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाती हैं, तो फिर आपका मोल कॉन्सेप्ट का जो एक फाउंडेशन है वो अच्छा बन जाएगा। हो सकता है ये जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, वो हम दो पार्ट में पढ़े इस वीडियो में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है ये वीडियो दो पार्ट में आपके एक्सटेंड हो, और देखते हैं जितना हम कवर इस वीडियो में कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता क्या है? व्हाट इज एटॉमिक मास? तो अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन जो आप पढ़ते हैं, उस डेफिनेशन में कुछ वर्ड आते हैं। वो वर्ड क्या होते हैं? इट इज द एवरेज रिलेटिव मास। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट। एवरेज रिलेटिव मास होता है एलिमेंट का एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। ये आप सबने पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास एक एवरेज रिलेटिव मास होता है किसी भी एलिमेंट का, किसके कंपेयर में? कार्बन C12 आइसोटोप के कंपेयर में। कार्बन C12 भी क्यों लिया गया? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले इनिशियली हमने हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना था, बट हाइड्रोजन के अंदर तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं मिल पाते होते हैं उसके अंदर। जनरली जो 99% आइसोटोप जो पाया जाता है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, उसके अंदर ये तीनों कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसलिए हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट से हटाया प्रीवियसली, जो एक डेवलपमेंट हुआ था केमिस्ट्री में। उसके बाद ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया था, बट स्टिल कि ऑक्सीजन रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है ऑक्सीजन की, इसलिए हमने ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड एलिमेंट से चेंज कर दिया। और आखिर में हमने कार्बन के 12 का C12 आइसोटोप को हमने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना है, जिसके कंपेयर में हम बाकी सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को पता लगाते हैं। ये एक रिलेटिव मास है। इट मींस कि कार्बन C12 के कंपेयर में बाकी एलिमेंट्स कितने भारी हैं या हल्के हैं, आप ये पता लगा रहे हो। एक्चुअल मास आप पता नहीं लगा रहे। एक्चुअल मास जो होता है वो ग्राम या केजी में होता है, बट ये जो मास है ये एक्चुअल मास नहीं है, ये कंपेरेटिव मास है। इट्स जस्ट लाइक कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मैंने एक स्टैंडर्ड मान लिया है, और उसको मैं एक तराजू में रख रहा हूं, और डिफरेंट एलिमेंट्स को दूसरी साइड तराजू के रख रहा हूं, और चेक कर रहा हूं कि कौन सा एलिमेंट इस स्टैंडर्ड से भारी है और कौन सा एलिमेंट इस स्टैंडर्ड से लाइट है। इस बेसिस पे आपने क्या करा है? वेरियस एलिमेंट्स जो है उनको एक टेबल में अरेंज कर दिया है। तो डेफिनेशन में रिलेटिव का मतलब क्या है कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो बेरिलियम लिथियम हो, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो बोरॉन हो, चाहे वो कार्बन हो, एंड सो ऑन।
कार्बन हो, कार्बन के बाद नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, नियॉन हो, ये सारे एलिमेंट्स एक कंपेरेटिव हैं, मतलब इनको कंपेयर करा गया है किसके मास से? C12 के मास से, या फिर प्रॉपरली बोला जाए तो 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन के मास से। उसके अकॉर्डिंग जो जो इनका मास बनता जा रहा है वो आप यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। हम एक मास यहाँ पे निकाल के देखेंगे। जैसे कि अगर बात करी जाए कि मुझे निकालना है यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता करना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऑक्सीजन के अंदर चेक करूंगा क्या प्रोटॉन कितने होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, सॉरी 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ऑक्सीजन के। अब मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ये नियरली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, नियरली इक्वल होता है, एग्जैक्टली नहीं, नियरली इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे हम अगर इन दोनों को मास ऑफ प्रोटॉन के टर्म्स में ही लिख दें तो आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब अगर मैं इस मास को कंपेयर करूं किससे, कार्बन C12 के मास से, या 1/12 ऑफ कार्बन C12 के मास से, तो कंपेयर करके देखिए आप। ऑक्सीजन का एक्चुअल मास क्या आ गया है हमारे पास, 16 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ये एक्चुअल मास है, मतलब ये ग्राम में होगा ये मास। ये मास किसमें होगा, ग्राम में होगा। अब इसको कंपेयर करिए कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय, कंपेयर कर रहे हैं आप 1/12 ऑफ कार्बन C12। C12 का मास मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको पता होगा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, 12 से 12 कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, बचा क्या 16। तो ये एक रिलेटिव मास है, और रिलेटिव मास को आप ग्राम में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए एक नई यूनिट क्या आई, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। इस तरीके से आप सारे मासेस को फाइंड करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। तो एटॉमिक मास क्या हो गया यहाँ पे, एटॉमिक मास हो गया आपका ऑक्सीजन का 16 AMU, ठीक है। चलिए सिमिलरली बाकी सारे भी आप एलिमेंट्स के मास ऐसे निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक मास में आपको समझ में आ गया होगा क्या टर्म समझ में है यहाँ पे एटॉमिक मास में, कि रिलेटिव का मतलब क्या है, आप कंपेयर कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को किससे, ऑक्सीजन और कार्बन C12 आइसोटोप से। अब एक दूसरी टर्म आती है यहाँ पे एवरेज। एवरेज किसका निकल रहा है इस एटॉमिक मास में, एवरेज के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट, आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम। ड्यूटेरियम एक सिंपल प्रोटियम बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसके अंदर एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये 3 क्या हो गए, आइसोटोप हो गए। अब अगर मुझे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास लिखना है तो मैं इसका लिखूं, इसका लिखूं, इसका लिखूं, क्यों, क्योंकि है तो तीनों हाइड्रोजन के एटम, तो इसलिए कौन से वाले हाइड्रोजन एटम का मास आएगा, मास तो चेंज हो रहा है, मास तो चेंज हो रहा है, ये सारे क्या है, आइसोटोप है। और आइसोटोप होते क्या है, आइसोटोप एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के। क्या होते हैं आइसोटोप, एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका क्या सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, बट एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। सेम एलिमेंट के एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप बोलते हैं। तीनों का मास डिफरेंट है, 1 2 3, 1 AMU 2 AMU AMU 3 AMU। तो यहाँ पे मैं कौन सा मास रखूं, इन तीनों का एवरेज, और एवरेज भी किसके कंपेयर में,
परसेंटेज की कंपेयर, अगर 99% है तो उसके अकॉर्डिंग इसका वेट डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर मोल कॉन्सेप्ट के बाद आगे डिस्कस करेंगे। बस मैं समझाना चाह रहा हूं कि एवरेज का मतलब क्या है, तीनों का एवरेज, और नॉर्मल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। तो एटॉमिक मास यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि एटॉमिक मास के बाद ही आप आगे के टर्म्स पढ़ पाएंगे। तो एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया है कि एटॉमिक मास एक्चुअल मास नहीं होता है, ये कंपैरेटिव मास होता है, इसलिए इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। इतना आपको समझ में आ गया, कंपेयर कर रहे हैं आप कार्बन C12 से। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट से पहले, जिसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, कार्बन C12 ले रहा हूं मैं, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास कितना हो गया, और एटॉमिक मास बोल रहा हूं रिलेटिव वाला, तो एक एटम का मास हो गया कार्बन के 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। कितने एटम का मास है ये, एक एटम का मास है ये। अब लेकिन आपको पता है ये 12 AMU क्या है, एक्चुअल मास तो इसका 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है ये, इस क्वांटिटी पे कैलकुलेशन की नहीं जा सकती। और वैसे भी आप एक्सपेरिमेंट में एक एटम पे कैसे कैलकुलेशन करोगे, एक एटम पे तो कोई कैलकुलेशन वैसे भी नहीं कर सकते आप। किसी कार्बन का एक एटम एग्जिस्ट कैसे करोगे, उस पर कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे, एक एटम तो अलग कर नहीं सकते आप। तो ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली समझने में अच्छा लगता है, बट जब आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। एक एटम पे कभी भी आप कोई कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इट मींस कि आपको एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक नया मास चाहिए। तो वो नया मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास है क्या, ग्राम एटॉमिक मास उतना ही न्यूमेरिकली इक्वल किसके है, एटॉमिक मास के, लेकिन यूनिट है ग्राम। न्यूमेरिकली किसके इक्वल है ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के, लेकिन यूनिट क्या है 12 ग्राम। तो ध्यान ये दीजिए कि अगर मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, मतलब एक एटम का मास, एक एटम का मास मतलब 12 AMU। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, इट मींस कि न्यूमेरिकल वैल्यू 12 ही है, लेकिन यूनिट क्या हो गई है यहाँ पे ग्राम। इट मींस कि 12 ग्राम अगर अपने हाथ में कार्बन उठाता हूं तो उस 12 ग्राम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक एटम पूछूं तो एक एटम कितना, एक एटम का मास कितना 12 AMU। दोनों क्वांटिटी में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। 10th में हम लोग AMU को ग्राम में इजीली पुट कर देते थे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। AMU मतलब एक एटम का मास, और ग्राम में जब ले रहे हो, जैसे कि न्यूमेरिकली दोनों 12 है, लेकिन ग्राम का मतलब क्या है, ग्राम बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर 12 ग्राम आप हाथ में किसी भी चीज को उठा सकते हो, और उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर आप जो कार्बन के पाउडर को 12 ग्राम कार्बन को लीजिए अपने हाथ में, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स पाए जाएंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास एक ऐसा मास है जो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, एटॉमिक मास के, लेकिन यूनिट क्या है ग्राम। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास कितना है हाइड्रोजन का 1 AMU, मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूं। और अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन का, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब न्यूमेरिकली सेम, यूनिट ग्राम। ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं मॉलिक्यूलर मास पे लगाऊं तो एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास को आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। हम अगर यहां पे बात करते हैं वाटर की, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कैसे पता लगेगा, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के अलग से आप क्या कर लीजिए, मासेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, एक मास कितना होता है हाइड्रोजन का मास 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना हो गया 18। अब AMU नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे U, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का मास है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का मास है तो मॉलिक्यूलर मास, और एक एटम का मास है तो एटॉमिक मास।
सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करिए, वाटर के एक मॉलिक्यूल को सेपरेट कर नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल पे कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा सकता और ना ही एक मॉलिक्यूल पे कोई कैलकुलेशन पेपर पे हो सकती है, बट एक्सपेरिमेंटली आप उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए मुझे भी एक और यहाँ इसके लिए भी क्या चाहिए, एक और ऐसा मास चाहिए जो एक्सपेरिमेंटली आप इसके ऊपर क्या कर सको, कैलकुलेशन कर सको। उसके लिए आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है, सेम, इट इज द मास विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, ये मॉलिक्यूलर मास के, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम। तो सेम अगर 18 यू बोल रहा हूं मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, 18 ग्राम बोल रहा हूं मतलब 18 ग्राम आप विजिबली देख सकते हो, तो 18 ग्राम के अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होगा वाटर का, बहुत सारे मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब सेम न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होगी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, लेकिन यूनिट अलग होगी, और यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। ग्राम एक बड़ी यूनिट है और एएमयू एक बहुत छोटी यूनिट है। तो ग्राम में है मतलब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और 18 यू है मतलब सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा। तो अभी हमने क्या पढ़े, हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। हमने एटॉमिक मास क्या होता है वो पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो पढ़ा। एटॉमिक मास मतलब रिवाइज कराया था मैं लास्ट में जाते जाते, एक एटम का मास मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एक मॉलिक्यूल का मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं सेम एटॉमिक मास न्यूमेरिकली से एटॉमिक मास सेम रखूं लेकिन यूनिट ग्राम में कर दूं, जैसे कि नाइट्रोजन का मास होता है 14 एक एटम का एएमयू, और मैं उसको क्या कर दूं ग्राम में ले लूं, तो अब मतलब 14 ग्राम के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन के एटम होंगे, इट मींस ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास अगर मैंने सेम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखी, जैसे 18 ही रखा लेकिन यूनिट रख दी मैंने ग्राम, तो अब ये मॉलिक्यूलर मास नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाटर के पाए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। लास्ट शुरुआत में हमने पढ़ा था एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का एवरेज, और साथ में हमने पढ़ा था रिलेटिव होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिस पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट, उसको स्टडी करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो जो मोल कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।